नहीं हराया, ये बताइए आप। जो अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में चित्रकूट में इनको हराया कि नहीं हराया? राकेश जी देखिए फैक्ट्स के साथ बात कीजिए। ऐसे तो आप कहते हैं, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है मैडम, प्रत्यक्ष आज ये कहाँ है प्रत्यक्ष है। लेकिन राकेश जी इंडिया गठबंधन 43 लोकसभा सीटें जीता कि नहीं जीता? आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रशासन ने वोट डालने नहीं दिया। मुझे एक इंसान ऐसा बता दीजिए कि जिसे वोट डालने नहीं दिया गया, जो चैनल पर कह सके कि उसे वोट डालने नहीं दिया प्रशासन। आप चले जाइए ना, मुरादाबाद चले जाइए, सहारनपुर चले जाइए, आपको जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमें वोट नहीं डालने दिया। नहीं, ऐसे कोई वीडियो तो सामने नहीं आए। दम पे वोट डालने देंगे? सोशल मीडिया की ताकत है ना, तो इस तरह के वीडियोस आने चाहिए थे ना, इस तरह के कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। वायरल आप देखिए सोशल मीडिया पे। एनडीए अलायंस का जनाजा महाराष्ट्र में निकल गया है। निर्दलीय सीटें जो है कांग्रेस महाराष्ट्र पहुंच गए। आप पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। दूसरे राज्यों में भी तो यही हाल है ना। उत्तर प्रदेश की तो बात कर लीजिए। आप मुद्दे से भटकाना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे भाई केवल भटकाना, केवल चर्चा पर मुद्दे की बात नहीं करना। डॉक्टर परमवीर जी का भी ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमवीर जी आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि ये चर्चा तो कभी खत्म नहीं होने वाली है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे वोटर्स को रोका गया। देखिए वास्तविकता ये होती है कि जो चुनाव होता है, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी। भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संकेत मिश्रा मेरे सहयोगी हैं, उनके साथ मौजूद है। संकेत बात कीजिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफी हद तक पक्ष में नतीजे हैं, किस तरह से देखते हैं इन नतीजों को? मैं अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश की महान जनता का, जिन्होंने एक नकारात्मक एजेंडे को नकार के और हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीति है, अंत्योदय की नीति है, गरीब कल्याण की नीति है, और माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। मैं अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार के रुझान प्रदर्शित हो रहे हैं, उसके आधार पर मैं निश्चित कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, ये कुंदरकी की सीट की अगर बात की जाए, कटेहरी की सीट की बात की जाए, यहाँ पर अगर कुंदरकी को देखा जाए तो यहाँ 60% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, और ऐसे में आप लोग 30 साल के बाद बड़े अंतर से वहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, अल्पसंख्यकों ने भी साथ दिया है? निश्चित रूप से आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार की जो गरीब कल्याण की नीति है, और हमारी सरकार बगैर किसी भेदभाव के सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, वो कहीं ना कहीं इन सब चुनावों में, परिणामों में ये सब चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। सबने सहयोग किया है, और भारतीय जनता पार्टी हम सब लोग मिलकर सबके विकास के लिए और सबके बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी खासकर ये सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि बंदूक की दम पर ये चुनाव हुए हैं, प्रशासनिक मशीनरी का सीधे तौर पर दुरुपयोग किया गया है। आपने देखा वो जिस प्रकार से चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी ने एक पराजय स्वीकार कर ली थी, और उन्होंने जो उनका स्वभाव है संवैधानिक मशीनरी को लक्षित करना, संवैधानिक संस्थाओं को लक्षित करना और अपनी जिम्मेवारी दूसरों के सिर मढ़ना, ये उनका एक अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए एक बेहतर उपाय उन्होंने सोचा। अनावश्यक रूप से उन्होंने अपनी पराजय को छुपाने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के अनावश्यक बयानबाजी की है। और मैं ये समझता हूँ एक स्वच्छ लोकतंत्र में एक प्रमुख विपक्षी दल के नाते समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। लोगों को गुमराह करने का काम और नकारात्मक एजेंडा, और जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोगों को गुमराह करके और अनावश्यक रूप से जिस प्रकार का एक परिणाम को प्रभावित करने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की महान जनता समझ चुकी है। और पिछले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किया है, उस काम के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक बड़े अंतर से हम लोग विधानसभा उपचुनाव जीतेंगे। ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि बड़े अंतर से हम ये आगामी जो चुनाव हैं वो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसके अलावा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें सीधे तौर पर जनता ने, भूपेंद्र चौधरी जी का कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पर मुहर लगा दी है, उनके कामों पर मुहर लगा दी है।
जुड़े हुए थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। वो भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से हमारे तमाम प्रत्याशी जीत रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। इसको स्वीकार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में जनता जनादेश हमको नहीं मिला था, हमने उसको स्वीकार किया था कि हमने कहा था कि जो झूठ का आवरण है हम उसको जनता के बीच में ले जाएंगे, और इस चुनाव में जनता ने उसको अपनी गलती को सुधारा और समाजवादी पार्टी को उनको वही जगह दिखाई जो लगातार 2014 के इलेक्शन के बाद से दिखाती चली जा रही है। अब जनता के जनादेश को ढोंगी और पाखंडी बताना यह जनता का अपमान है, और मुझे लगता है कि जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को अपनी नीतियों पे विचार करना चाहिए। उनको जिस तरीके से वो बांटने और काटने की राजनीति समाजवादी पार्टी करती आ रही है, चाहे जातियों में बांटने की बात करे या काटने वालों के साथ खड़ी हो, या फिर वो जो है जिस तरीके से गुंडागर्दी और बलात्कारियों पक्ष में खड़े होकर के बयानबाजी कर रही है, क्या जरूरत थी समाजवादी पार्टी के नेता वो अखिलेश यादव को कि वो मोहित खान के बलात्कार के मामले में कहते डीएनए टेस्ट करने की बात कर रहे थे। नवाब यादव के मामले में उन्होंने कहा कि डार्को टेस्ट करा दीजिए। आज प्रशांत यादव ने एक बार जो है मैनपुरी के अंदर बलात्कार करके हत्या कर दी, तो उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो जब इस तरह से आप ठीक है, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जनता को स्पष्ट मैसेज है कि ऐसे लोग जनता को सत्ता नहीं देनी है जो अपराधियों को, बलात्कारियों को प्रश्रय दे। आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, हमारे आदरणीय जो कह रही हैं कि मैंने ढोंगी पाखंडी शोषणकारी जो नीतियां हैं बीजेपी की, और आप जनता को वोट नहीं डालने दे रहे हैं और आप जनता से जोड़ देना, ये आपका तरीका बड़ा अच्छा है। और आज सुन ले जनता आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जनता को वोट डालने नहीं दिया और कैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ से जोड़ देना, झूठ बोलना। और इसे ही कहता हूं मैं, गलत नीतियां बीजेपी जो है मीठी मीठी बातें करती है, और ज़्यादा मीठी मीठी बातें करके आप जैसे शुगर होती है ना, पूरे शरीर को खोखला कर देती है, उसी प्रकार से इस देश को झूठ और झूठी नीतियां, जो इनकी नीतियां हैं, नीयत है बीजेपी की, पूरे देश को खोखला कर दिया। जो कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने रेल बेच दिया, उन्होंने भेल बेच दिया, उन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। ये झूठे पाखंडी हैं, ये ढोंगी लोग हैं। जनता हमारी सर्वमान्य है, लेकिन ये आलोक जी झूठ बोलना बंद करिए, ढोंग करना बंद करिए। अगर ताकत है तो निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करने दीजिए। जाना ठीक नहीं है। आप बार बार जो ये झूठ बोलते हैं चैनलों पे आके, ये झूठ बोलना बंद करिए। अगर आपकी सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, किसानों की बात करिए। उस पर कोई बात नहीं करेंगे आप केवल बात किसी चीज को जोड़ के जनता से जोड़ देना, यही तो आपका मूल मंत्र है। धोखा। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, का मूल मंत्र है और समाज के हर वर्ग को दिया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो महिला हो, नौजवान हो, किसान हो। आपका मूल मंत्र क्या है वो भी बताइए। हमारा मूल मंत्र है जन सेवा करना। हम अपने राजनीति को समाज सेवा का एक माध्यम मानते हैं, और ये जो आपने मुद्दे गिनवाए, हर वर्ग को मान सम्मान और उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं, इसलिए हम राजनीति में हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जो मुद्दे आप अब गिनवा रहे हैं, अगर चुनाव के दौरान ये मुद्दे आपने उठाए होते और सही तरीके से उठाए होते, जनता तक आपकी आवाज पहुंची होती, तो आज वोट आपको दिया गया होता। आदरणीय मैडम, ये हमने जनता में विश्वास दिलाया, जनता को जागरूक किया, उन्हें बताया भी, और वो अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन अगर उस जनता को वोट ही नहीं डालने दिया जाएगा, रिवॉल्वर लहराएंगे, तो वो जनता घर से निकलेगी कैसे? रिवॉल्वर देख के कौन वोट डालेगा? अच्छा, जिन लोगों ने वोट डाला है, क्या एक भी वोट नहीं पड़ा समाजवादी पार्टी को? एक भी वोट नहीं पड़ा? देखो, ये ऐसा कभी नहीं होता कि एक भी वोट नहीं पड़ता है। जिन्होंने वोट डाला वो भी तो घर से जब निकले आप होंगे। रिवॉल्वर निकालेंगे, शासन प्रशासन चुनाव लड़ेगा, सबको रिवॉल्वर से डरा दिया गया। जो वोट डालती है वो घरों से कैसे निकलेगी? सभी सीटों पर क्या ऐसा हुआ है? सभी सीटों पर रिवॉल्वर निकाली गई है। कमाल, मैंने आपको बताया कि एक भी विधानसभा पे जब होता है ऐसा, और उसका रूमर पूरी 9 की 9 विधानसभाओं पे जाता है। आज सोशल मीडिया पे आपने देख लिया कि रिवॉल्वर चल रही है, शासन प्रशासन कैसे अपनी गुंडागर्दी पे उतर आया है। तो दूसरे जिलों में जहां जहां बाई इलेक्शन थे, चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। ठीक है, लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी ऑफिस जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, बीजेपी ऑफिस जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। इसके बाद बीजेपी ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे बीजेपी ऑफिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे।
ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, दोपहर में 3:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस सीएम योगी जाएंगे और जो ये जीत आज भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही है, इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति को ही वजह बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सीएम योगी का ही जादू चला के उन्होंने जो रणनीति बनाई, तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां की, रोड शो किए गए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो छोटे से छोटे चुनाव को भी गंभीरता से लेती है। चुनाव प्रचार इस तरह से किया जाता है, जैसा कि अभी भी आप जिक्र भी कर रहे थे राकेश जी, की चुनाव प्रचार ऐसे इतना किया गया कि महाराष्ट्र में इतना नहीं हुआ चुनाव प्रचार जितना यूपी में किया गया। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर पार्टी गंभीरता से ले रही है हर छोटे से छोटे उपचुनाव को भी, तो ये तो अच्छी बात है पार्टी के लिए और उसका असर हमने देखा भी, उसके नतीजे दिख रहे हैं। देखिए मैडम, क्या है लोकतंत्र में संविधान और लोकतंत्र की जिस टाइप से ये बीजेपी कर रही है कि आपने देखा 2024 की भी हम बात करें, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अगर इनकी 400 की जो शोर शराबा कर रहे थे, इतना प्रचार प्रसार कर रहे थे, इन्हीं के सांसद ने क्या कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा कि आप हमें 400 दीजिए, हम संविधान चेंज कर देंगे। ये किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा, इन्हीं के लोकसभा सांसद ने कहा था। और बिना आग के धुआं नहीं उठता है। आज भी इनकी नीयत है कि ये कैसे भी करके संविधान को बदलें, लोकतंत्र को खत्म करें और वापस वही जो मनुवादी व्यवस्था है उसको कैसे लागू किया जाए। इनकी शोषणकारी मानसिकता, इसीलिए मैं कहता हूं इनकी शोषणकारी मानसिकता है। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा जब से ये आज़ादी की, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, क्या आरएसएस नागपुर में तिरंगा झंडा फहराया जाता था? क्या ये संविधान को मानते थे? ये केवल शोषण करना जानते हैं और मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं और ये गोडसे विचारधारा के लोग हैं। इस देश को गुमराह करके वापस वही व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। लेकिन हम जो समाजवादी लोग हैं, जो निष्पक्ष, जो शोषित वंचित समाज है, उसको न्याय दिलाना, उसको अधिकार दिलाना, उसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं। और पीडीए शुरुआत से लेकर अब तक हम खूब सारे आरोप आपने लगा लिए, पूरी भड़ास निकाल ली आपने आलोक जी। जो आज हार मिल रही है उसका आपने तमाम बातें कह दी, लेकिन इस पर जवाब आलोक जी का भी बनता है, क्योंकि आपने कहा संविधान बदलना चाहते हैं इसलिए ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और आपने कहा कि डरा धमकाकर वोटिंग, उसको लेकर भी जवाब दीजिएगा आलोक जी। देखिए, मुझे सहानुभूति है इनके साथ और इनकी पार्टी के नेता के साथ कि वो लगातार प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं और मुंह के बल गिरते हैं। उसके बाद वोटरों को जो है पुरदोष ठहराते हैं, प्रशासन को ठहराते हैं, पुलिस प्रशासन को कहते हैं। अरे आपको कभी आत्ममंथन करना चाहिए कि एक नेतृत्व तो लगातार हार की कगार पे आपका खड़ा हुआ है, तो क्यों खड़ा हुआ है? जनता का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहा है? क्या कारण है कि जनता उनको इस पर भरोसा नहीं कर रही है? आप तो सीधे जो है जनता को ही आरोपित कर रहे हैं। मेरा नहीं कहना है कि इस हार में आपको आत्ममंथन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी खाली एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। वहां पे आप जैसे नेताओं को भी जो है आगे ला करके उनको नेता बनाना चाहिए और आपको चुनाव लड़ाना चाहिए, आपको अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन वहां पे सिर्फ अखिलेश यादव और उनके परिवार का कब्जा है, तो कब्जे वाली पार्टी को जनता महसूस तो नहीं करती है। आपने फिर अभी कहा कि जो है आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। हमारे किस आचरण से आपने ये बात निकाली है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे? यही झूठ तो आपने लोकसभा में फैलाया था, जनता ने उस पर आपको जवाब दे दिया है ना। तो इस तरह की बेबुनियाद बातें करने से बेहतर है कि आत्ममंथन करिए। तो अखिलेश यादव को बोलिए कि अपराधियों के साथ ना खड़े हो, अखिलेश यादव को बोलिए बलात्कारी समर्थन ना करें, अखिलेश यादव को बोलिए दंगाइयों के साथ ना खड़े हो, अखिलेश यादव को बोलिए कि दोबारा कभी आतंकवादियों के मुकदमे वापस ना ले। तो जब आप इस तरह के कर्म करेंगे तो शायद जनता का आपकी तरफ रुझान आएगा। लेकिन मुझे पूरी सहानुभूति है अखिलेश यादव जी से और उनके प्रवक्ता से कि आप जो है दया के पात्र हैं आज, और आपकी भड़ास जो आप निकाल रहे हैं मैं उसको स्वीकार कर लेना, जो कि अब आपको इतना भी नहीं बोलने का अधिकार मिलेगा तो फिर अब अखिलेश यादव बेचारे क्या करेंगे? ठीक है राकेश जी, तो आत्ममंथन नहीं किया जाएगा। आलोक जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून को अगर आप मानते हैं तो मुझे बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी की आपके लिए, आपकी सरकार के लिए कि ये बुलडोजर नीति ठीक नहीं है? क्या आप माने? आप कानून पे विश्वास करते हैं? नहीं, आप बुलडोजर व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। आप कानून पे भरोसा करते ही नहीं है, आप पुलिस को आगे करते हैं। आप कानून व्यवस्था पे करते तो आप किसी भी क्राइम पे आप उस पे एफआईआर दर्ज करिए, आप कानून के सामने पेश करिए, आप कोर्ट में पेश करिए। नहीं, आप बुलडोजर व्यवस्था पे विश्वास करते हैं।
सरकार के खिलाफ नहीं है। क्यों? और यूपी में कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां दी, आपने कहीं मानी? आज भी आप बुलडोजर की व्यवस्था को बार बार कहते हैं। देखिए, अब ये अनावश्यक बातें करना अरे अनावश्यक नहीं है, ये तो टीवी मीडिया पे चलता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणियां की, उसको भी आप अनावश्यक कह रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। ये तो गजब बात कही आपने। आप न्यूज चैनल पे सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां नहीं करी? आप मुझे बता दीजिए, नहीं करी? बुलडोजर व्यवस्था पे कितनी बार टिप्पणियां की? जो सार्वजनिक संपत्तियों पे कब्जा करेंगे, जो सड़कों पे कब्जा करेंगे, जो तालाब पे कब्जा अरे करेंगे, कानून जो व्यवस्था है ना उनकी उसके बात लिए, तो सुन लीजिए। उसके लिए कानून व्यवस्था है आलोक जी। कैसे बुलडोजर आया है? हमारे खिलाफ कोई निर्णय नहीं आया है। तो गलतफहमी करते हैं आप, गलतफहमी में जिए, जनता ने जीती है इस गलतफहमी में, और आप जीते रहिए, अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छा है। जनता को मालूम है कि जब एक झूठ बोलने वाली पार्टी सामने खड़ी है, गुमराह कर रही है, आज जनता बेवकूफ नहीं है, आप जनता को बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, डॉक्टर परमवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के चलते रहेंगे, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ, कहा गया कि मुद्दे कहीं गायब रहे, ना समाजवादी पार्टी सही तरीके से उन मुद्दों को उठा पाई, विकास के मुद्दे जिन्हें उठाना चाहिए था, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्यादा ये बातें की गई, और सपा ने अपना पीडीए वाला फॉर्मूला भी छोड़ दिया। तो इस बार के चुनाव में क्या नजर आया, क्या आपको हावी नजर आया? देखिए, चुनाव जो होता है ना, चुनाव की वोटिंग होती है बूथ के ऊपर। चुनाव की वोटिंग टीवी डिबेट्स के माध्यम से नहीं होती है। चुनाव की वोटिंग आपका सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं होती है। अगर होती तो शायद चुनाव के रिजल्ट पार्टियों के मत वापस आते। जो जमीनी मुद्दे होते हैं, जनता उनको उनके बिहाफ पर वोट देती है। अगर हम बात करें इस चुनाव में जीत की, तो अगर आप देखिए आजकल का वोटर जो है ना, ये एक जिसे कहते हैं साइलेंट वोटर कहते हैं, ये मशीन के ऊपर बटन दबाने के बाद तक भी अपने पत्ते नहीं खोलते।